हेलो दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी, डीएलएड प्रवक्ता, फिर से आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लासेस में जो हम लोग पढ़े थे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम सामाजिक अध्ययन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़े थे। इन्हीं आंदोलनों की श्रृंखला में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बंग भंग, या हम कह सकते हैं इसको बंगाल का विभाजन। ठीक है, अब ये बंगाल का विभाजन को आज इस टॉपिक में जो हम लोग समझेंगे वो चीजें समझेंगे कि बंगाल के विभाजन क्यों किया गया, आखिर वो कौन से कारण थे जिसके कारण बंगाल का विभाजन करने की जरूरत महसूस हुई। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बंगाल के विभाजन की क्या भूमिकाएं थी। ठीक है, किस प्रकार बंगाल के विभाजन ने पूरी की पूरी इस क्रांति को एक नई दिशा, एक नई मोटिव्स दिया। तीसरा जो हमारा रहेगा, बंगाल विभाजन का भारत पर अग्रिम क्या प्रभाव पड़ा। इन सब चीजों को हम लोग अध्ययन करते हुए आज की क्लास को स्टडी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, बंगाल विभाजन को अगर पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, उसके तारीखों को, उनकी जो प्रमुख तिथि हैं उनका अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है। होता क्या है कि 1874 ईस्वी में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शुरुआत में ही असम को बंगाल से अलग कर दिया गया। पर हम लोग देखेंगे संयुक्त तो बंगाल का उस समय तक क्षेत्र क्या था, उसकी सीमाएं क्या थी। तो ये आपका संयुक्त बंगाल है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो वर्तमान में ये आसाम हो गया, ये बांग्लादेश हो गया वर्तमान का, ये आपका झारखंड का क्षेत्र हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, ओडिशा का क्षेत्र हो गया। ये समस्त क्षेत्रों से मिलाकर के ये संयुक्त बंगाल था 1904 ईस्वी का। ठीक है, अब इतने बड़े क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रशासन करने में दिक्कत का महसूस हो रहा था। 1874 में इस असम के अधिकांशतः भागों को रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अलग कर दिया गया था। तभी इस बड़े क्षेत्र में इनको शासन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल बन के आते हैं, गवर्नर जनरल हम नहीं कहेंगे, हम वायसराय कहेंगे, वायसराय बन के आते हैं कर्जन। ठीक है, अब कर्जन क्या करते हैं कि वो निर्णय लेते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से चूंकि ये बड़ा क्षेत्र है, हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इस बंगाल का हमको क्या कर देना चाहिए, विभाजन कर देना चाहिए। तो कर्जन के इस बंगाल विभाजन की नीति को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हिस्से हैं? पहला हिस्सा 1903 का हुआ, जब उन्होंने शुरुआत करते हैं 1903 से, उनको उतनी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन वो अपने कार्यों में लगे रहते हैं। और इसके विभाजन का दूसरा हिस्सा हम बात कर सकते हैं 1905 में, जब इनको सफलता मिलती है और ये क्या करते हैं, बंगाल का विभाजन करना सुनिश्चित करते हैं। तो इसी चीज को हम पढ़ेंगे एक एक करके इन्हीं तिथियों को। तो 1903 में सबसे पहले बंगाल विभाजन पर चर्चा की गई, और ये चर्चा के प्रस्ताव किसके लाया गया? ये प्रस्ताव लाया गया बंगाल के गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। ठीक है, किसके समक्ष लाया गया? तो वायसराय जो उस समय तत्कालीन थे, लॉर्ड कर्जन के समक्ष ये प्रस्ताव लाया गया। ठीक, उसके अगले ही महीने मतलब जनवरी 1904, ये आता है आपका दिसंबर में, ये जनवरी 1904 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर इस बात का प्रकाशन किया गया कि प्रशासनिक दृष्टि से हमको ये बंगाल पर शासन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अतः हमारी मंशा है कि हम क्या करते हैं, इस बंगाल का विभाजन करें। इसके बाद ठीक एक महीने बाद फरवरी 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, बंगाल का स्पेशली वो पूर्वी जिलों का दौरा करना शुरू करते हैं, वहाँ के शासकों से मिलते हैं, वहाँ की जनता से मिलते हैं, और ये प्रस्ताव रखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, बंगाल का विभाजन करना चाहिए। शुरुआत में, ठीक है, शुरुआती फेज में वहाँ की जनता, वहाँ के प्रमुख जो प्रशासक, रियासतों के जो राजा रहते हैं, ये सभी इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो उनको उस समय सफलता नहीं मिलती है। तब वो इस पर चिंतन मनन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब इस तरह काम नहीं चलेगा, हमको बंगाल का विभाजन करना ही करना है। और इस विभाजन को करने के लिए उन्होंने हथियार उठाया, सांप्रदायिकता को हथियार उठाया, हिंदू मुस्लिम के आधार को हथियार उठाया, और उन्होंने वहाँ की जनता, स्पेशली पश्चिम में जो बंगाल का हिस्सा था, ठीक है, और पूर्वी बंगाल के हिस्से थे, दोनों बातों में जाके फैलाव करना शुरू किया कि आपके जो भी धन आते हैं, जो भी हमारे बजट हम लोग प्रस्तुत करते हैं, वो अधिकांशतः गरीब जो मुस्लिम जनता है उन तक नहीं पहुँच पाती। कारण क्या है कि जितने भी प्रशासनिक पद हैं, जितने भी उच्च जमींदार वर्ग हैं, वो अधिकांशतः कौन है, वो अधिकांशतः आपके
हिंदू धर्म से संबंधित के लोग हैं। तो अगर बंगाल का विभाजन कर दिया जाए तो जनता सारा का सारा जो मुस्लिम वर्ग है, जो निर्धन है, जो आम जनता है, उनको सीधे फायदा मिल सकता है। इसको मोटिव्स को लेकर के उनका दूसरा चरण चलता है और 19 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसराय कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी जाती है। ठीक उसके एक दिन बाद 20 जुलाई 1905 ईस्वी को इस पर क्या करते हैं, जो भारत के सचिव रहते हैं तत्कालीन, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या कर दिया जाएगा, विभाजन कर दिया जाएगा। अब इस चीज को लेकर के अब विभाजन किस तरह किया जाएगा, देखिए ये संयुक्त बंगाल अभी हम बात किए हैं, ये पूरा बंगाल था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह इसको क्षेत्रों में बांटा गया। तो यहाँ पर आपका आप जाएंगे तो यहाँ पर का क्षेत्र हो जाएगा, ये ढाका हो जाएगा, ये चिटगांव हो जाएगा, ठीक है, ये असम के क्षेत्र हो गए। तो इन क्षेत्रों को लेकर के, ठीक है, यहाँ पर आपका जो क्षेत्र हो गया तो क्या हो गया आपका, ये जो क्षेत्र हो गया ये आपका क्या हो गया, ढाका का हो गया। ये जो क्षेत्र हो गया ये आपका चिटगांव का हो गया, ये असम का क्षेत्र हो गया। इन सबको मिला करके ये जिस पार्ट बनाया गया इसका नाम रखा गया आपका असम और पूर्वी बंगाल, ठीक है। इनका एक नाम रखा गया असम और पूर्वी बंगाल, ठीक है। इसमें कौन कौन सा रखा गया, इसमें ढाका रखा गया, इसमें चिटगांव रखा गया, इसमें राजशाही रखा गया, ठीक है। और इसमें जो इसकी जो राजधानी बनाया गया, ये बनाया गया ढाका को। और ये जो क्षेत्र था ये क्या था, ये आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मतलब यहाँ पर मुसलमानों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। जो शेष बंगाल था, ठीक है, जिसमें क्या था, बिहार थे, उड़ीसा का क्षेत्र था, ये शेष बंगाल हो गया। और इसमें क्या थी, इनमें हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी। तो पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर इस बंगाल को क्या किया गया, दो हिस्सों में बांट दिया गया। बृहद नक्शा देख सकते हैं, ठीक है, ये बंगाल का पार्टीशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो अलग अलग ये हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है, रिलेटिव पड़ोसी राज्य हैं जो समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन क्षेत्र में नहीं थे। तो इस प्रकार ये बंगाल दो हिस्सों में बट गया। ये जो हिस्सा हुआ ये कहाँ पे आ गया, आसाम और पश्चिम बंगाल, सॉरी पूर्वी बंगाल। ये जो हिस्सा हो गया जो वर्तमान पश्चिम बंगाल का था, पुराना वाला बंगाल था, इसकी राजधानी कलकत्ता और इसकी राजधानी ढाका। अब कारण क्या क्या बताया गया और कारण क्या क्या थे इस पूरे आंदोलन का, जो बंगाल विभाजन के पीछे। तो कारण हम देखिए, सबसे पहले कारण है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से, जिसको 1903 में बताया गया था कि बंगाल बहुत बड़ा है, अगर हम इसको छोटे हिस्सों में बांट दें तो हमको यहाँ पर शासन करने में, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हमको क्या होगा, सुविधा प्राप्त होगा। दूसरा क्या था कि कांग्रेस जो उस समय राष्ट्रीय संस्था बन गई थी, 1885 में इसका जब निर्माण होता है, तो मोटिव क्या था, इसका मोटिव था कि हम क्या कर सकें, एक ऐसी संस्था बने जो अंग्रेजों की हिमायती थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे कांग्रेस क्या हो रहा है, उदारपंथियों का प्रभाव कम हो रहा है, उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और ये कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई जो हर बात में, हर मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ करेंगे। तो इस कांग्रेस को कमजोर करना था। कांग्रेस का प्रमुख प्रभाव क्षेत्र क्या था, बंगाल था, ठीक। दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी ये राष्ट्रीय आंदोलन थे इनको कमजोर करने के लिए डिसाइड किया गया कि जो उनका मेन गढ़ है बंगाल है, ठीक है, उसको हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। दूसरा प्रसिद्ध फूट डालो और राज करो, उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर पहली बार क्या किया, पूरे का पूरा एक राष्ट्र राज्य को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे कारण क्या हो गया, सांप्रदायिकता बढ़ने लगा। इससे पहले जितने भी आंदोलन थे उसमें हम देखते हैं हिंदू और मुस्लिम मिलकर के विरोध करते थे, लेकिन जब ये इन्होंने धर्म का आधार बनाया तो अधिकांश जो बंगाल की मुस्लिम जनता थी उन्होंने इस भंग का जो विरोध होना शुरुआत हुआ उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, कुछ मुसलमानों ने किया, ठीक है, लेकिन अधिकांश अगर डिस्कस किया जाए तो अधिकांशों ने इसका समर्थन ही किया। पूरा बंगाल हम देखें कि राजनीति का केंद्र था, क्योंकि राजधानी ब्रिटिश की जो भी राजधानी थी कलकत्ता में थी, और जाहिर सी बात है जब कलकत्ता में होगा तो सारा प्रशासनिक स्ट्रक्चर वहीं होगा, सारे प्रमुख मंत्री वहां बैठते होंगे, उच्च अधिकारी वहां बैठते होंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर जब विरोध प्रदर्शन होगा तो उसका प्रभाव पूरे देश में ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए जो बंगाल था वो पूरे विरोध प्रदर्शन का केंद्र था, ठीक है। और बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाने की एक रणनीति बनाई गई, क्योंकि मूल बंगाल में उन्होंने डिसाइड किया कि जो मूल बंगाली हैं,
जो उनको अंग्रेजों को लगता था कि जो बंगाली हैं ये सभी खुरापात के पीछे हैं, सभी आंदोलनों के पीछे हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें कुछ बिहार के लोग आ जाएं, कुछ उड़ीसा के लोग आ जाएं, कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग आ जाएं। तो मूल बंगालियों को बंगाल में ही अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की गई। ये प्रमुख कारण थे जिसके द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। अब बंगाल की विभाजन के फलस्वरूप विरोध होना शुरुआत हो गया। अब आम जनता भी इस विरोध में शामिल हो गई। ठीक है, आम जनता को क्या दिक्कत होने लगी थी इसको हम डिस्कस करेंगे। सामान्य जनता को क्या दिक्कत होने लगा, जो मध्यम वर्ग था उसको ये दिक्कत होने लगा कि अब उनको क्या होगी, नौकरी कम हो जाएगी। प्रदेश बड़ा था तो नौकरी की संभावनाएं ज्यादा थी, प्रदेश छोटा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नौकरी की संभावनाएं उनके लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, व्यापारियों के लिए उनको लगने लगा कि चावल उद्योग उनका पूरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि जो पश्चिमी अगर पूर्वी बंगाल था वहाँ पर चावल ज़्यादा होता था, अगर वो अलग प्रांत हो जाएगा तो अधिकांश जो व्यापारी रहते थे ये पश्चिमी बंगाल की तरफ रहते थे, कलकत्ता की तरफ रहते थे, तो उनको लगने लगा कि जो उनका चावल उद्योग होगा वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। भूस्वामियों को दिक्कत होने लगा कि भाई जमीन की उनके क्षेत्र ज़्यादा है तो हो सकता है उनके जमीन दो प्रांतों में चले जाए, तो उनको डबल मेहनत करना पड़ेगा, दो लोगों को अलग अलग नियुक्ति करना पड़ेगा, दो प्रांतों का अलग अलग राजकीय व्यवस्था होगा, कर व्यवस्था होगा, तो उनको समस्याएं होंगी। वकीलों को लगने लगा कि भाई दो न्यायालय हो जाएंगे तो न्यायालय का बर्डन कम हो जाएगा, तो उनको जो काम मिलता था उस काम में भी क्या आएगी, कमी आएगी। राजनीति को दिक्कत होने लगा कि अब उनको अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग परिषदों का गठन करना पड़ेगा, जिसके कारण उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन में, उनके संगठन निर्माण में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण प्रारंभिक दौर में ये सभी लोग इससे अटैच होते हैं, लेकिन बाद में जब कांग्रेस में एंट्री होती है तो ये एक लोकल आंदोलन न होकर के, केवल बंगाल का आंदोलन न होकर के पूरे भारत में फैलना शुरू होता है। अब जब विरोध व्यापक माने पर होता है तो कांग्रेस जब उतरती है तो कांग्रेस क्या करती है, हम देखते हैं कि 1903 से लेकर के 1906 के प्रत्येक जो इनका अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन होता था, उसमें ये प्रस्ताव पारित करते थे और इस बंगाल विभाजन का विरोध करते थे। प्रेस ने क्या किया, बंगाल विभाजन पर अलग अलग किताबें निकलना शुरू किया। ठीक है, अलग अलग पत्रिकाओं में अपने लेख लिखाने शुरू हो गया। संजीवनी हो गया उस समय, बंगाली पत्रिका हो गया। ठीक है, तो इन सब पत्रिकाओं में बंगाल विभाजन के खिलाफ लेख लिखने लगे। भारतीय संगठन, दो प्रमुख नाम आता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और बंगाल लैंड होल्डर एसोसिएशन, इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जनसभाएं किए जाने लगे और करीब बंगाल में लगभग 2000 जनसभाएं होती हैं और इन जनसभाओं में 500 से लेकर के 50,000 तक की संख्या इकट्ठा होती थी। एक हस्ताक्षर अभियान भी चलता है जिसमें बंगाल के 70,000 लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखा, उस पर हस्ताक्षर किया और उसको भारत सचिव को भेजा गया कि आप इस बंगाल विभाजन को मत कीजिए। ठीक है, युवा थे, इन्होंने क्या किया, अपने कॉलेजों को छोड़ना शुरू कर दिया। 7 अगस्त को लगभग 50,000 छात्रों ने क्या किया, शांतिपूर्ण रैलियां निकाली इस बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। जो साहित्यकार थे, लोग थे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इन्होंने गीत लिखना शुरू किया गया, अपने साहित्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करना शुरुआत कर दिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया। इसके फलस्वरूप दो प्रमुख आंदोलन चले, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। अब इतना आंदोलन होने के बाद भी कांग्रेस विरोध कर रही है, आम जनता विरोध कर रही है, सभी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कर्जन नहीं माना और अंततः इसने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। अब जब बंगाल का विभाजन शुरू हो गया तो भारतीय भी नहीं मानने वाले थे, वो लोग भी कहे ठीक है तुम भी नहीं मानोगे तो हम भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, और वहां से एक नई आंदोलन की रूपरेखा बनी। और उस बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तीव्र राष्ट्रीय प्रतिरोध का जन्म होता है। और 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर का कौन सा दिन था, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो 16 अक्टूबर को दो प्रमुख दिवस मनाए गए। कौन कौन सा, शोक दिवस, ये हमारे लिए ये दुख की बात है, हमारे लिए शोक की बात है। और दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के कलाइयों पर राखी बांधी और उन्होंने एक दिवस बनाया जिसको कहा गया राखी दिवस। हिंदू और मुसलमानों में एक साथ नहीं रह सकते, इनके लिए अलग प्रांत होना चाहिए, इसी को लेकर के इस आंदोलन का शुरुआत होता है। तो उन्होंने इसकी एकता दिखाने के लिए राखी दिवस मनाया। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म होता है। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, लोगों ने कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, लोगों ने स्वदेशी अपनाना शुरू हो गया। ठीक है,
तो सांस्कृतिक प्रगति होना शुरुआत हो गया। अभी हमने देखा है कि अलग अलग शिक्षा केंद्र खुल रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार हो रहा है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर अलग संस्था खुल रहे हैं। इस तरह के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे सब लोग इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ रहे हैं। छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिए, स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर सड़कों पर आकर के आंदोलन करना शुरू किया गया। उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। आगे चलते के हम देखते हैं कांग्रेस में इसी कारण फूट हो जाता है। क्रांतिकारी उग्रवादवादी विचारधारा का जन्म होता है, जिसको हम कह सकते हैं धर्म दल, कांग्रेस के धर्म दल। और अंत में कांग्रेस का इसी बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आगे चल करके इसकी विरोध प्रदर्शन करने के बाद पर इसमें विभाजन हो जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन होता है कि गरम दल और नरम दल के रूप में दो हिस्सों में टूट जाती है। कुछ दुष्परिणाम भी हुए बंगाल विभाजन के इस विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप। पहला ये सांप्रदायिकता का विकास हो गया। अब मुस्लिम जो जनता थी, स्पेशली आपके पूर्वी बंगाल की, उनके दिमाग में आने लगा कि देखिए सरकार हमारे लिए फैसिलिटी दे रही है, लेकिन ये जो हिंदू जनता है क्या कर रही है, उसका विरोध कर रही है। तो यहाँ से सांप्रदायिकता का विकास होने लगा, ठीक है। और इस सांप्रदायिकता के विकास के कारण लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस चूंकि इसका समर्थन कर रही है, इस आंदोलनों का, बंगाल विभाजन के विरोध का समर्थन कर रही है। मुसलमानों ने अपने लिए अलग संस्था बनाई, अंत में जाकर के दिसंबर 1906 ईस्वी में इनके लिए मुस्लिम लीग, मुसलमानों ने अपने लिए मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली, ठीक है। अब मनमुटाव हिंदू मुस्लिम में होने लगा और अंत में जाकर इसका परिणाम हुआ कि बंगाल में भीषण दंगा होता है 1907 ईस्वी में, ठीक है। अब 1907 में जब भीषण दंगा होने लगा तो मुसलमानों ने अंग्रेजों से कहने लगे कि भाई अब हमारे हिंदू वर्ग है हमारे पर शोषण कर रहा है, हमको संसद में नहीं पहुंचने देगा, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। तब वहां से उन्होंने जो अंग्रेज रहते हैं वो कूटनीतिक तहत 1909 में डिसाइड किया कि चलिए आप लोग अगर शोषण हो रहा है तो हम आपको फैसिलिटी देते हैं और आपके लिए पृथक निर्वाचन की क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार पहली बार राजनीति में धर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है। और आज के समय में देखेंगे ये आज भी ये चीजें चल रही है, तो इसका कुछ ये दुष्परिणाम निकला। अब जब ये विरोध प्रदर्शन लगातार चलता है तो अंत में सरकार को झुकना पड़ा और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक राज्यसभा का आयोजन होता है, जिसमें कौन आते हैं, जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के सम्राट थे, उनकी मेरी आती है और भारत जो सचिव रहते हैं लॉर्ड इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पे ये निर्णय लिया जाता है कि क्या होता है कि पश्चिम और पूर्वी बंगाल में बांग्ला भाषी इलाकों को मिला करके फिर से पुनः एक संयुक्त बंगाल प्रांत बनाया जाएगा। इस प्रकार बंगाल का विभाजन समाप्त होता है। और दूसरा डिसीजन होता है कि कलकत्ता को चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, दिल्ली राजधानी परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ओवरऑल समरी बंगाल विभाजन का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि क्या किया गया 1905 में 16 अक्टूबर को क्या किया गया, 1905 में क्या किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस बंगाल का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे जिसने बंगाल विभाजन ने आगे चल करके स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, अनेक आंदोलन की शुरुआत की। तो हम देखेंगे जैसे बंगाल बंग भंग आंदोलन किसके द्वारा किया गया, बंगाल का विभाजन कब हुआ और अंत में कांग्रेस के विभाजन कब हुआ। दोस्तों इसी के साथ अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इस बंगाल आंदोलन के फलस्वरूप अनेक आंदोलन चलते हैं जिसमें स्वदेशी आंदोलन प्रमुख है। तो अगले क्लास में हम लोग इस स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो बंगाल से आगे बढ़ करके पूरे भारत में ये फैलना शुरू होता है। चलिए हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। अच्छा हमको लगा होगा कि आपको क्लास पसंद आई होगी। चलिए धन्यवाद।